हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10 का सेशन है और इसमें साइंस है। मेरे पास साइंस में बायोलॉजी लेकर चल रहे हैं और बायोलॉजी में चैप्टर 6 जैव प्रक्रम में श्वसन को समाप्त कर चुके और अभी हम लोग आ गए हैं श्वसन पोषण को समाप्त करके श्वसन आए हैं। नहीं, अब पिछले बार मानव श्वसन तंत्र की संरचना यानी फेफड़ा का चित्र बनाए थे और फेफड़ा से संबंधित जितने भी इसके अंगक थे सभी को इंडिकेट किए थे। आज इसकी संरचना और क्रियाविधि के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो संरचना के अनुसार जिस प्रकार फिगर बनाया गया था उसमें सबसे पहले नासा गुहा या नासा द्वार दिखाया था कि श्वसन की क्रिया नासा गुहा से आरंभ होती है। नासा गुहा यानी नाक के पास, नाक जो है उसमें दो छिद्र हैं और दोनों छिद्रों के माध्यम से वातावरण से वायु को अंदर प्रवेश करवाया जाता है। ऑक्सीजन वायु को प्रवेश करवाया जाता है। एक चीज़ है कि हमारे नासा गुहा के अंदर एक श्लेष्मी ग्रंथियां हैं जो चिपचिपा पदार्थ वहाँ पर मौजूद रहता है और हल्के फुल्के रोए भी रहते हैं। इसका अपना कुछ उद्देश्य है। उसका क्या उद्देश्य है? उस श्लेष्मा ग्रंथियों का उद्देश्य ये है कि श्वसन क्रिया के क्रम में वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण रहते हैं, सूक्ष्म जीव भी हो सकता है, रह सकते हैं, तो फेफड़ा में जाने से ये रोकता है। श्लेष्मी ग्रंथियाँ जो हमारे नासा गुहा के अंदर इस भाग में जो है वो धूल कण को रोकता है और रोए का भी वही काम है। धूल कण को, बड़े धूल कण को रोकना, छोटे कण को उसमें चिपक जाता है नहीं, और फिर उसको क्या करते हैं हम लोग बाद में बाहर फेंक देते हैं। अक्सर जब ज़्यादा काम करते हैं, धूल वाले जगह में रहते हैं तो नाक में अक्सर वो जमता हुआ हमको पता चलता है, तो उसका वो काम है। वायु को वहाँ वातावरण से लेकर के अंदर ले जा रहा है और अंदर ले जा रहा है तो ग्रास नली, जैसे मानव पाचन तंत्र में हम लोग नहीं देखते ग्रास नली होता है, एक लंबा होता है ना, तो वो ग्रास नली जो है ना वो वायु मार्ग से भी थोड़ा सा वहाँ जुड़ा हुआ है, लेकिन बीच में एक ब्लॉक लगा हुआ है। ये ग्रसनी जो गया है ना, तो इधर फेफड़ा इधर चला गया तुम्हारा अमाशय की ओर और इधर आ गया ग्रास नली को आगे बढ़ा करके यहाँ से श्वसन नली बन गया। तो बीच में जो है ना, बीच में एक वस्तु बना हुआ रहता है जिसका नाम है ग्लाटिस। ये ग्लाटिस क्या करता है कि जब भी भोजन करने के क्रम में जब भोजन करते हैं तो ये भोजन वायु मार्ग के द्वारा फेफड़ा में ना जब चला जाए तो उसको रोकने के लिए एक लगा हुआ है बॉल्व टाइप का छोटा सा, जो जैसे हम लोग वायु प्रवेश करते हैं तो ये इधर चला आता है इस भाग में ऑटोमेटिक, और वायु इधर चला जाता है। और जब खाना खाने के लिए हम लोग बैठते हैं ना तो ये इधर चला आता है कि खाना इधर ना पहुंच जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का एक बॉल्व टाइप का लगा हुआ है जिसको ग्लाटिस कहते हैं। ये खाना और वायु के मार्ग को ये स्वतः क्या करता है कि बांटता है कि भाई तुम इधर चले जाओ, और उसको कहता है तुम खाना तुम अमाशय में चले जाओ, और वायु को कहता है तुम कहाँ चले जाओ, फेफड़ा में चले जाओ। नहीं, तो इसका बहुत बड़ा काम है। कभी कभी हम लोग खाना खाते के समय सरक जाते हैं ना, और सरक जाते हैं तो कभी ऐसा भी होता है कि नाक से भाप निकल गया, बड़ा मुश्किल होता है उस समय ना, तो कैसे आ जाता है। तो वही ये जो है ना, अब खाना खाने के क्रम में तुम बोलोगे न तो अक्सर अब बोल भी दो। अब बोलने का काम जो होता है वो हमारा फेफड़ा के वायु को बाहर करते हैं नहीं, और खाना हम खा रहे हैं और साथ में बोलियो रहे हैं तो बीच में ये बाय मिस्टेक से ये बेचारा क्या करेगा कि बोलेगा तक ये हिलने जाएगा कि हिलने जाएगा नहीं, तो बीच में ये गड़बड़ा जाता है, तखनिए सरका जाता है अचानक। या फिर कभी कभी कोई ऐसा खाते खाते कोई ऐसा वाकया हो गया जो अचानक हंसी आ जाती है ना, तखनिए ये वाला काम ठीक से कर नहीं पाता है और ये इधर उधर हो जाता है। तो ये हमारा ये हो गया ग्रसनी में, ये कहानी हो गया। वायु तो ग्रसनी में ही आता है, गला से होकर के आता है ना, और गला से होकर के हमारा भोजन भी जाता है, तो अलग मार्ग नहीं बना हुआ, एक ही मार्ग से आता है। फिर आगे चल करके वो बट गया है, ठीक है, और आगे चल करके बट करके
वायु कहाँ चला जाएगा? फेफड़ा में, और फिर भोजन कहाँ चला जाएगा? अमाशय में चला जाएगा। श्वसन तंत्र में तो देखे थे हम लोग ने। अब यहाँ से उठ करके चले ट्रेकिया यानी कंठ। ये कंठ या ट्रेकिया, इसको कंठ मणि भी कहते हैं, वाक यंत्र नहीं। और सभी मनुष्यों में ये वाक यंत्र पाया जाता है। मानवों में वाक यंत्र स्पष्ट दिखता है और महिलाओं में वाक यंत्र स्पष्ट नहीं दिखता है। कहते हैं ना कि ये उभार जो आता है ना, सामने वाले जो उभार वाले भाग है वो वही वाक यंत्र है जिसको कंठ मणि कहते हैं ना, ट्रिकिया वही है ना, जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होता है। तो पुरुषों में ये वाक यंत्र बड़ा होता है 30 mm का, ठीक है। हाँ नहीं, 20 का महिलाओं में होता है, 30 का पुरुषों में होता है। नहीं, 8 में तो देखे थे क्लास 8 में ऐसे ही। इसके चलते उभार जो है ना वो दिखाई पड़ता है, तो मोटा आवाज़ निकलता है पुरुषों का और महिलाओं का पतला आवाज़ निकलता है। तो वहाँ भी उससे होकर के जाता है ध्वनि और वायु, और उससे फिर होकर के बाहर भी निकलता है ना। तो ट्रेकिया जिससे आवाज़ उत्पन्न होता है, वहाँ से आवाज़ पैदा करने का वो एक जगह बना हुआ है। ट्रेकिया से हम लोग चले गए बॉक्स में, ब्रॉक्स। ट्रेकिया से वायु गुजरते हुए ब्रॉक्स में पहुंचा। ब्रॉक्स एक ऐसा अंग है जहां उल्टा वायु के जैसा दिखता है नहीं, और 2 मार्ग में यहाँ पर हमको बढ़ता हुआ प्रतीत होता है ये ब्रॉक्स। 2 मार्ग से यहाँ फिर क्या है कि एक अलग से फेफड़ा है और फिर यहाँ अलग से फेफड़ा का झिल्ली है नहीं, दोनों में वायु जाना होता है ना। अब दोनों में जब वायु जाना होता है तो अब यहाँ वायु कहाँ चलाएगा? फेफड़ा में चलाएगा। इसको सुन करके तुम लोग अपने से भी लिख सकते हो। सबसे पहले नासा गुहा में क्या क्या हुआ उसको देखते नहीं, फिर ग्रसनी यानी नेसोफेरिक्स में गया वायु, नेसोफेरिक्स से किस में चला गया? ट्रेकिया में। अब ट्रेकिया से ब्रॉक्स में चला गया वायु। अब ब्रॉक्स से ये वायु गमन करते हुए कहाँ चला गया? फेफड़ा में। अब फेफड़ा वहाँ 2 भाग में बटा, दोनों फेफड़ा में दोहरी झिल्ली का एक परत है। ये जो झिल्ली, मोटी झिल्ली है ना, उसको हम लोग फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं नहीं। और फुफ्फुस झिल्ली में फुफ्फुस सिरा भी है और फुफ्फुस धमनी भी मिला हुआ है। ये सारे जो हैं वो रुधिर वाहिकाएं हैं, उससे होकर के रुधिर आना जाना करता है। अब फुफ्फुस के अंदर अनगिनत छोटे छोटे कुपिकाएँ हैं। कुपिकाएँ माने अति महीन छिद्र, जिस तरह से पत्तियों में हम लोग स्टोमेटा को नहीं समझे थे, स्टोमेटा क्या दिखाई पड़ता है क्या? उसी तरह कुपिकाएँ नहीं दिखाई पड़ते। जब फेफड़ा, जब कभी हम लोग पट्ठा वगैरह का मिल्क जब बनाते हैं, फेफड़ा जब निकलता है तो उसमें थोड़ा सा कैसा रुखड़ा टाइप का नहीं महसूस होता है? छू करके चिकना भी रहता है, रुखड़ा टाइप का महसूस होता है ना। तो वही फुफ्फुस है। और कभी जब उसको फूंक करके फुलाओगे, फेफड़ा फूलेगा तो वो फैल जाता है, फुफ्फुस भी फैल जाता है। तो उसके अंदर कुपिकाएँ हैं और कुपिकाओं में लगे हुए हैं रुधिर वाहिकाएँ, जिसको हम लोग फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उन मार्गों में वायु प्रवेश कर जाता है। जब हम लोग वायु को जब भरते हैं अंदर, तो क्या होता है कि फेफड़ा फूलता है, तो हमारा यह डायफ्राम बड़ा हो जाता है नहीं। और उसमें जो कुपिकाएँ हैं, कुपिकाओं के अंदर जो फुफ्फुस सिराएँ हैं ना, फुफ्फुस धमनी में वायु प्रवेश किया, ऑक्सीजन, और ये कहाँ लेकर के चला गया अपने साथ? हृदय में। ठीक है, तो हृदय से फिर उधर कोशिकाओं में जाता है, और कोशिकाओं में फिर बट करके क्या हो जाता है? वहाँ पर उपापचय की क्रिया करने के पश्चात, ऊर्जा प्राप्ति के पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर जो बनता है, वो क्या है कि फिर सिराओं के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त सिराओं के माध्यम से फिर फुफ्फुस सिरा में प्रवेश करके फेफड़ा तक चलाया, और फेफड़ा में वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग होकर के बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार हमारा श्वसन तंत्र काम करता है। मुख्य रूप से तुम लोग जान लो कि फुफ्फुस, इसको पल्मोनरी
झिल्ली भी कहते हैं, उसमें कुपिकाओं का मुख्य भूमिका है। और अक्सर धूम्रपान करने वाले लोग जो है ना वो यही कुपिकाओं में कार्बन जाकर के भर जाता है, बढ़ जाता है ना, तो बढ़ जाता है तो फेफड़ा से संबंधित बीमारी उत्पन्न होता है। धूम्रपान करने वाले अक्सर या तो फिर धुआं वाले जगह पर इलाकों में अगर रहता है तो वहाँ श्वसन से संबंधित अनेक प्रकार की बीमारी होती है। तो ये हो गया मानव श्वसन तंत्र की क्रिया विधि। अब हम लोग आ गए पेज नंबर 116 बुक में है, उसका पहला क्वेश्चन कहता है कि श्वसन के लिए, क्वेश्चन में कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभदायक है यानी लाभप्रद है। नहीं, निश्चित रूप से जल में रहने वाले जीव भी श्वसन की क्रिया करते होंगे और श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, और स्थल में रहने वाले हैं उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। जितने भी जीवधारी प्राणी हैं श्वसन की क्रिया के क्रम में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे ही अलग हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में बहुत काफ़ी अंतर है। नहीं, हम लोग जीव जंतु में हैं और जीव जंतु में जलीय प्राणी और स्थलीय प्राणी के बीच श्वसन की क्रिया में ज़्यादा लाभदायक कौन है? स्थलीय जीव। स्थलीय जीव ज़्यादा लाभदायक क्यों है? अभी जैसे कि बोर्ड पर हम क्वेश्चन आंसर लिखाए हैं, कहते हैं कि स्थलीय जीव, जलीय जीव श्वसन की क्रिया जल में घुलित ऑक्सीजन से ही प्राप्त करते हैं। जल में ऑक्सीजन होता है ना, हम लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि मछली आखिर श्वसन की क्रिया कैसे करता है, वहाँ उसको ऑक्सीजन कैसे मिल जाता है। जब नहीं जाने थे ना तब उस समय हम लोग के मन में ये बड़ा सवाल था कि उसको ऑक्सीजन आखिर मिलता कहाँ है, चाहे जो भी जलीय जीव। नहीं, तो अब जाने हम लोग कि जल में जो घुलित ऑक्सीजन है उसी से वो श्वसन की क्रिया करता है। क्योंकि जल में ऑक्सीजन का मात्रा सीमित है, कम है, इसलिए जितने भी जलीय जीव है ना श्वसन की क्रिया जल्दी करता है, तीव्र गति से करता है। मछली को ही ना एग्जाम्पल में लो कि देखना, कभी मछली जल में अगर है नहीं तो उसका गलफड़ा यानी गिल जो है ना जल्दी ऊपर नीचे होता है, माने उसमें स्पंदन जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि उसको उसके शरीर में जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए जल में ही जो घुलित ऑक्सीजन है उसी को लेना पड़ता है। तो जल्दी ज़्यादा लेगा नहीं, तभी ना उसको ऑक्सीजन की पूर्ति हो सकेगी। तो वही कहता है कि जल में मिले ऑक्सीजन का उपयोग करके वो श्वसन की क्रिया करता है, और जल में जो ऑक्सीजन प्राप्त है वो सीमित मात्रा में प्राप्त है। जब सीमित मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त है तो उसको जल्दी सांस लेना पड़ता है। अब मछली क्या करता है कि बलपूर्वक मुंह में जल भरा, अब जल को कहाँ पहुँचा दिया, फिर वो गिल में यानी गलफड़ा में पहुँचा दिया। अब गलफड़ा वहाँ क्या करता है, गिल की जल से ऑक्सीजन को प्राप्त कर लिया और ऑक्सीजन को रुधिर के साथ भेज करके पूरे शरीर में भेज देता है। तो इस प्रकार जलीय जीवों को थोड़ा सा कठिनाई होती है। कभी कभी देखते हैं ना कि तालाब में मछलियाँ, जो बड़ी मछलियाँ ना, कभी अपना मुंह ऊपर उठा देता है। तो हमको लगता ये है ना कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ना, तो थोड़ा मुंह ऊपर उठा दिया ना तो उसको बाहर वातावरण से वायु ऑक्सीजन मिल जाता है ना। यही हमारा तर्क है और यही सोच रहे हैं, यही होता ही होगा निश्चित रूप से। लेकिन जो मछली होता है ना, गरे मछली जिसको बोलते हैं, नहीं, वो मरता ही नहीं है। एक दिन पूरा छोड़ दो उसको बाहर निकाल करके, नहीं मरता है। हम एक बार मछली हमको किसी ने दिया था, वही सब था, नहीं पानी नहीं था लेकिन फिर भी जिंदा था वो। ठीक है, तो मछलियों में थोड़ा कठिनाई होती है, जलीय प्राणियों में कठिनाई होती है, लेकिन जबकि स्थल में रहने वाले जितने भी जीवधारी प्राणी हैं श्वसन की क्रिया जब करते हैं ना तो उसको वातावरण से पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाता है।
और पर्याप्त ऑक्सीजन का उपयोग करता जब है ना, तो उसको जल्दी जल्दी सांस लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसलिए हम लोग देखे हैं ना कि मानव 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वसन की क्रिया करता है। एक बार सांस लिया फिर छोड़ा, फिर लिया फिर छोड़ा, इस प्रकार 15 से 18 बार श्वसन की क्रिया करता है। और एक चीज़ और जान करके आश्चर्य होगा कि एक इंसान 24 घंटे में 15,000 लीटर वायु का उपयोग करता है। 24 घंटे में 15,000 लीटर वायु वो उपयोग कर लेता है। सोच सकते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78 तो है, लेकिन ऑक्सीजन 21% है नहीं, और वो 21% में से हम लोग 15,000 लीटर 24 घंटे में एक आदमी लेते हैं, तो कितना उसका उपयोग होता है, कितना पूर्ति भी होता है, उतना पूर्ति भी होना चाहिए ना। तो पूर्ति कहाँ से होगा? वायुमंडल में जो पेड़ पौधे हैं ना, उसी से ना, प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन छोड़ा वही ना। तो स्थलीय जीवों में श्वसन के लिए ना उसके भिन्न भिन्न अंग द्वारा अवशोषित किया जाता है ऑक्सीजन को नहीं, और जिसका सतहीय क्षेत्रफल बढ़ता है। इस प्रकार क्या है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव ज़्यादा लाभदायक है, ज़्यादा लाभप्रद है। माने हम लोग स्थल में रहते हैं तो हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट है अपेक्षाकृत जल की तरह, जलीय प्राणी की तरह ना। क्या हमको लगता है ना कि हम लोग को भी पानी में रहना चाहिए, ना इतना हमको सब्जी लाने का ज़रूरत पड़ेगा, ना हमको और कहीं जाने का ज़रूरत पड़ेगा। तैरते हुए हम लोग एक जगह से दूसरे चले जाएंगे, लेकिन वहाँ दिक्कत हो जाएगा श्वसन क्रिया में, तुमको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा, और यहाँ लोग धीरे धीरे आराम से लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है। इस क्वेश्चन का हम आंसर एक डायग्राम बना करके बताए थे, जो कि हम यहाँ पर ये वाला डायग्राम को दिखा सकते हैं। ये जो बताए थे उस दिन, ठीक है ना, उसी डायग्राम को बना लेना है ठीक से। ये डायग्राम क्वेश्चन नंबर 2 का ही आंसर है, ठीक है ना। इसमें दिखाया नहीं गया था कि ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण हुआ वो कोशिका द्रव्य में, उसके बाद फिर ईस्ट में, हमारी पेशी कोशिका में, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, जो कि इसका आंसर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि मनुष्यों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है ना। श्वसन क्रिया के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन होगा ना। हम लोग इंस्पिरेशन माने अंतर श्वसन करते हैं, जब उसको क्या करते हैं कि श्वसन वायु को अंदर भरते हैं, तो उस क्रिया को क्या करते हैं हम लोग? प्रश्वास, इंस्पिरेशन, अंतर श्वसन नहीं, और फिर छोड़ते हैं, उसको क्या कहेंगे? उच्छ्वास यानी एक्सप्रेशन। इंस्पिरेशन और ये एक्सप्रेशन दो होता है ना, अंदर करते हैं तो इंस्पिरेशन, बाहर करते हैं तो एक्सप्रेशन, उसी को अंतर श्वसन और ये बाह्य श्वसन कहलाया ना। तो यही दोनों क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, ठीक है, मनुष्यों में है। हाँ, मनुष्यों में ये दोनों क्रिया कैसे होती है। जब हम लोग श्वसन को क्या किए कि मनुष्य एक जटिल संरचना वाले प्राणी है, और इसमें विसरण क्रिया के द्वारा श्वसन क्रिया संभव नहीं होती है। जब संभव नहीं होती है तो होता क्या है कि फेफड़ों में विसरण क्रिया के द्वारा संभव नहीं हुआ। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन क्या करता है, जब श्वसन की क्रिया में जब हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं, वायु को यानी ऑक्सीजन को जब अंदर भरते हैं, तो वहाँ पर कोशिकाओं में नहीं, फुफ्फुस की कोशिकाएं हैं ना, उसमें पहले से हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर मौजूद रहता है। ये हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर मौजूद जब रहता है तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ ये संयोग कर लिया, और जब ऑक्सीजन के साथ ये संयोग कर लिया तो ऑक्सीजनित रुधिर बनाया, माने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया।
उस हीमोग्लोबिन में क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो वो क्या कराया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिल करके वो क्या करते कि फेफड़ा में जब भर जाता है पूरा ऑक्सीजन, तो वो पिचकता है और पिचक करके उस धमनियों के द्वारा कहाँ तक चला गया, हृदय तक, और हृदय से फिर विभिन्न कोशिकाओं में पहुँच गया। विभिन्न कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया के क्रम में जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऊर्जा प्राप्ति के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या किया कि वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल गया, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके क्या बनाएगा, वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग वी ऑक्सीजनित रुधिर कहेंगे। यहाँ जब ऑक्सीजन के साथ मिला था हीमोग्लोबिन, नहीं, तो ऑक्सीजन के साथ जब मिला तो वो कहलाया था ऑक्सीजनित रुधिर, नहीं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाएगा वो रुधिर तो वी ऑक्सीजनित रुधिर बनाया, उसी को हम लोग कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वो क्या करता है कि शिराओं के माध्यम से हृदय तक आया और हृदय फिर उसको क्या करता है, इस रुधिर को यानी वी ऑक्सीजनित रुधिर को यानी हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को कहाँ भेज दिया, फेफड़ा में। फेफड़ा में क्या किया, फिर वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फिल्ट्रेशन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग इस विधि द्वारा उच्छ्वास के द्वारा बाहर कर देते हैं। तो इस प्रकार मनुष्यों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन होता है। मुख्य रूप से यही आंसर है। क्लियर। अंतिम क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है गैसों के विनिमय में मानव फुफ्फुस किस प्रकार अभिकल्पित होता है ना। मानव फुफ्फुस किस प्रकार अभिकल्पित होता है, मैंने फैलता है फुफ्फुस। ठीक है, अब ये होता क्या है कि हम लोग जब श्वसन की क्रिया करते हैं ना तो वायु को अंदर भरते हैं और हाँ भूल जाते हैं, क्या करें। जैसा कि मानव फुफ्फुस में अनगिनत कुपिकाएँ होता है, वो फुफ्फुस में कुपिकाएँ अनंत हुए और ये कुपिकाएँ क्या करते हैं कि उसमें ऑक्सीजन प्रवेश करता है फिर बाहर जाता है, बाहर माने शरीर की कोशिकाओं तक जाता है। ठीक है, और फिर सिकुड़ता है कि फैलना और सिकुड़ना बराबर ये क्रिया होते रहती है ना। तो पता है कि 80 वर्ग मीटर तक ये इतना फैलता है कुपिकाएँ कि 80 वर्ग मीटर तक उसको ढक लेगा। ठीक है, और इस तरह हमारे शरीर में विसरण के द्वारा ऑक्सीजन गति करता है और पर्याप्त मात्रा में फेफड़ा में ऑक्सीजन चाहिए। ऐसे स्थिति में प्रश्वास यानी इंस्पिरेशन के द्वारा, इंस्पिरेशन के क्रम में जब वायु अंदर भरते हैं तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, नहीं, और बढ़ जाने के कारण कुपिकाएँ भी फैल जाते हैं। तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल बढ़ना और घटने का क्रिया होती है। ठीक है।